जोन है, हमारे 5 ग्रिड एरियाज थे। अब तक तो आपको रट गए होंगे जितनी दफा मैंने रिपीट किया है। एक 1 to 5 6 है, कितनी वेटेज है इसकी? 15 से 20 नंबर। एक 9-11 है, 15 से 20 नंबर। एक 12 है, 15 से 20। तो ये 3 ग्रेड है 15 से 20 की। एक में 4, एक में 2 और एक में 1 चैप्टर। तो हमें उल्टा करना होगा, पहले एक बहुत अच्छे तरीके से करना होगा 15 से 20 वाला, फिर 2 बहुत अच्छे से करने होंगे 15 से 20 वाले, और फिर वो जो 4 है उसमें 5 और 6 पहले, और 1 और 2 में थोड़ा सा जरा सरसरी। अगर टाइम कम हो तो एनर्जीज थोड़ी सी बचा लें। फिर आती है ये जो 2 बड़ी ग्रेड्स हैं, एक 20 से 25 नंबर की, एक 20 से 30 नंबर की। 20 से 25 नंबर की ग्रेड सरप्राइजिंगली छोटी है। ये जो 7 और 10 चैप्टर है, वो वाली ग्रेड जो है वो है 20 से 25 नंबर की, लेकिन उसमें है गिनती के 2 चैप्टर्स। तो इसलिए उस ग्रिड का पैसे पूरे करने के लिए आईकेएप को चैप्टर 10 में उतरना पड़ता है, और जब वो सीधे सवाल बनाए तो उसे लगता है कि पेपर बहुत डूएबल हो जाएगा, तो वहां जाके वो ट्रिक जरा ज्यादा लगा देता है। अब हम आ गए हैं आखिरी ग्रिड में, चैप्टर 3, 4 और 8, जो मैनेजमेंट का एरिया है, जिसमें कंपनी की मीटिंग्स कैसे होती हैं, कंपनी के डायरेक्टर कंपनी को कैसे चलाते हैं, और कंपनी के अदर ऑफिसर्स क्या होते हैं। तो हम इसी ग्रिड को करते करते एंड पे जब खत्म करेंगे तो फिर हम एक ओवरऑल लास्ट डे की डिस्कशन करेंगे कि हमने अब क्या एहतियात करनी है, पेपर के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज को किस तरह से देखना है, वगैरह वगैरह। तो क्या हम अभी तक सही चल रहे हैं? पक्की बात है, घबराए तो नहीं बैठे? आवाम आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू हो गई है। वही जिस तरह से एक टिपिकल रेगुलर क्लास होती है ना, शुरू में लोग जज्बाती, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, कोई ईद पे गया वापस नहीं आया, कोई बारिश में बह गया और उसके बाद दोबारा क्लास तक तैरते हुए नहीं आ सका। तो तकरीबन उसी तरह का हमें यहाँ पे रेप्लिका नजर आता है। शुरू में टेस्ट देने वाले जनाब वो इतनी ज्यादा तादाद, 70 बच्चों के टेस्ट आ गए। अब आजकल अब अगर मुझे ये कह भी देगा कि सर जो है वो 40 टेस्ट आ गए, मैं कहूंगा यार इन लोगों में से 40 टेस्ट निकले कैसे? ये इतनी जज्बाती हो गए कि इन्होंने 2-2 दफा टेस्ट देने शुरू कर दिए। तो ठीक है भाई, अब बच्चे जरा कम होना शुरू हो गए हैं, अब हमारी रफ्तार रिवर्स हो जानी चाहिए। हम जो है ना, जो हमारे जो पुराने पेंडिंग टेस्ट रह गए हम उनको फिर फड़काना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो अब मैनेजमेंट को देखते हैं। चैप्टर 8 में से भी अक्सर लॉजिकल सवाल आते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चैप्टर 8 समझ आ जाता है, प्रैक्टिकल है। यानी कि हमारी किताब के 12 चैप्टर्स में से मुझे जो चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद है स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये चैप्टर है। ये आपको असल कहानी बताता है कि मीटिंग्स में क्या हो रहा होता है, मीटिंग क्यों हो रही होती है, मीटिंग में क्या हो रहा होता है, वोट कैसे पड़ रहे होते हैं, लोग मीटिंग में अटेंड कैसे करते हैं, फलाना काम कैसे होता है, फलाना काम कैसे होता है। तो ये बड़ा प्यारा सा चैप्टर है तो एक अच्छे डिसेंट साइज का, लेकिन इंपॉर्टेंट टू मच है। इस वाली ग्रेड में मीटिंग उनका तकरीबन वन ऑफ द ऑलवेज आस्क एरिया है। ये चैप्टर हर जमाने में आईकेएप पूछता रहा है। इवन आप सीए फाइनल में चले जाएंगे, इतना बड़ा जन सिलेबस है और उसके बीच में भी मीटिंग में से सवाल पूछे बगैर उनको वो बाज नहीं आते। ये प्रैक्टिकल चीज है और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मीटिंग की बात करते हैं। कंपनी में हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी फैसले होंगे वो मीटिंग्स में होंगे। कंपनी इज नॉट सोल ट्रेडर। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने बंद कमरे में बैठ के एक फैसला किया और उसके बाद उसके एम्प्लॉइज उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कंपनी में जब फैसले होंगे 2 लेवल्स होते हैं, या डायरेक्टर्स का लेवल या मेंबर्स का लेवल। डायरेक्टर्स अपने लेवल पे इकट्ठे होंगे तो उनकी अपनी मीटिंग होगी, मेंबर्स को अपने लेवल पे इकट्ठे करेंगे तो उनकी अपनी मीटिंग होगी। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में एक मैप को डिस्कस करते हैं कि मीटिंग्स बाय डिफॉल्ट 2 तरह की होती हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग और मेंबर्स की मीटिंग। फर्दर कैटेगरीज बनाए तो डायरेक्टर की मीटिंग जब हम सारे के सारे डायरेक्टर्स को बुलाते हैं तो उसको बोर्ड मीटिंग कहते हैं। अगर कोई एजेंडा अहम है और उसमें सारे डायरेक्टर्स को बुलाना है तो उस मीटिंग का नाम क्या है? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। बीओडी भी बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोल सकते हैं और खाली बोर्ड भी बोल सकते हैं। इन तीनों का सेम मतलब है, यानी कि डायरेक्टर्स सबकी मीटिंग। और अगर डायरेक्टर्स का कोई खास ग्रुप बना हुआ किसी डिसीजन के लिए, कई बार कंपनी करती है जी इन्वेस्टमेंट की कमेटी बना दी, इन्वेस्टमेंट के सारे फैसले ये कमेटी किया करेगी। ऑडिट की कमेटी बना दी, ऑडिट के फैसले ये करेंगे। एचआर के मामला, उसके लिए 3 डायरेक्टर्स की कमेटी बना दी। भाई कंपनी में अगर 12 डायरेक्टर्स हैं तो 12 के 12 हर वक्त सारे के सारे काम नहीं करते, वो टास्क डिवाइड कर देते हैं। फर्ज करें कंपनी के 5-6 मेन टास्क हैं, 5-6 अलग अलग कमेटियां बना देते हैं। कोई 3 डायरेक्टर्स की कमेटी, कोई 4 डायरेक्टर्स की कमेटी।
जैसे आईकैप में होता है। आईकैप ने एजुकेशन ट्रेनिंग से रिलेटेड फैसले करने होते हैं, फर्म से रिलेटेड फैसले करने होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड फैसले करने होते हैं, क्वालिटी से रिलेटेड फैसले करने होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग कमेटियां बनाई हुई हैं। वो कमेटी बैठ के फैसला करती है और वो फैसला काउंसिल का फैसला बन जाता है, यानी कि मेन डायरेक्टर्स का फैसला बन जाता है। तो इसी तरह से डायरेक्टर्स में अगर सिलेक्टेड डायरेक्टर्स को बुलाएं तो उस मीटिंग को कहते हैं कमेटी मीटिंग। तो जब भी डायरेक्टर्स का एक ग्रुप इकट्ठा है और उस ग्रुप का एक खास मकसद के लिए मिलना जरूरी है, तो वो लोग पूरी कंपनी की मीटिंग नहीं करेंगे, वो कमेटी मीटिंग करेंगे। वो 3-4 लोग इकट्ठे होंगे, फैसले करेंगे और उनका फैसला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला माना जाएगा। कमेटी को समझाने के लिए सबसे आसान काम होता है पाकिस्तान की सबसे देसी एग्जांपल रोयत हलाल कमेटी। गवर्नमेंट ने फैसला करना है कि चांद निकला या नहीं निकला, तो गवर्नमेंट से मुराद है गवर्नमेंट के इदारे ने फैसला करना है चांद निकला निकला। इदारे से मुराद है कि उस इदारे ने चंद लोगों को मुंतखब कर दिया, जितने भी लोग जिन की नजरें कमजोर थी, जितने भी लोग जो बाबे थे, वो जितने भी लोग जो कि जिनके लिए सबसे मुश्किल है चांद को ढूंढना, वो सारे इकट्ठे किए और एक कमेटी बना दी, रोयत हलाल कमेटी। और हम साल में 2 दफा इसकी मीटिंग बहुत शौक से देखते हैं। हालांकि हर महीने मीटिंग करते हैं और हर महीने डिसाइड करते हैं कि अगला महीना फलाना नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ईद का जो है वो हमें एक ईद पे एन ईद वाला दिन कंफ्यूजन में होता है, और एक ईद पे हमें जरा पहले से पता लग जाए, 10 दिन पहले पता लग जाए तो जरा अच्छी प्लानिंग हो जाती है। बंदा जरा थोड़ा सा उससे आगे पीछे छुट्टियां इकट्ठी करके और फिर टीचर से कहता है सर बस वो आपने ना ईद के फौरन बाद कोई मुश्किल काम नहीं रखना, क्योंकि हमने तो ऐसे घर जाना है कि फिर वापस आना ही नहीं। तो वो हमारी ईद की प्लानिंग वगैरह हो रही होती है। तो रोज़े हलाल कमेटी फैसला करती है, वो फैसला उस इदारे का फैसला माना जाता है, वो फैसला पाकिस्तान का फैसला माना जाता है। तो कंपनी का फैसला डायरेक्टर्स ने कमेटी बना दी, तो कमेटी जो कहेगी वो डायरेक्टर का फैसला, वो जो कहेंगे वो कंपनी का, तो कमेटी मीटिंग होती है। मेंबर्स की मीटिंग में भी अगर इसी तरह से अगर हम सारे डायरेक्ट मेंबर्स को बुलाएं तो उस मीटिंग को जनरल मीटिंग कहते हैं। इजलास से आम, सब लोगों को बुलाया, सारे मेंबर्स को बुला लिया, आज जी सारे पाकिस्तान भर के हमारे मेंबर्स आ जाओ, मीटिंग करते हैं। और अगर मेंबर्स के किसी खास ग्रुप को बुलाया, जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, अल्फा शेयर्स वालों की मीटिंग है, फलाना कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, तो वो कहलाएगी क्लास। तो ये 4 तरह की मीटिंग है, बोर्ड, कमेटी, जनरल और क्लास। इन 4 में से ये वाली और ये वाली के डिटेल प्रोसीजर हमारी किताब ने नहीं बताए। इस मीटिंग पे हल्का सा जिक्र कर दिया चैप्टर 3 ने, थोड़ा सा 1 आध सफे में डिस्कशन है। अदरवाइज ये चैप्टर पूरा का पूरा जो एनर्जी लगा रहा है वो जनरल मीटिंग्स पे लगा रहा है। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि अभी से ऑनवर्ड इस चैप्टर में आखिरी टाइम तक जो पढ़ेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स की मीटिंग। हम डायरेक्टर मीटिंग का जिक्र नहीं कर रहे होंगे, हम अक्सर क्लास मीटिंग का भी जिक्र नहीं कर रहे होंगे। हम जो ज्यादातर जो बातें पढ़ रहे होंगे वो कौन सी मीटिंग्स की है? जनरल मीटिंग फिर आगे से 3 तरह की होती हैं। एक पहली बहुत शदीद जरूरी मीटिंग स्टैट्यूटरी मीटिंग कहलाती है। हर कंपनी ऐसा नहीं करती, पब्लिक कंपनियां नॉर्मली ये वाली मीटिंग करती हैं, क्योंकि आपको याद होगा पब्लिक कंपनियां आते साथ ही उल्टे सीधे काम करती हैं। ज्यादा वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए शेयर्स इशू किया, फिर उस तरह के जो मसलों मसाइल हैं, तो पब्लिक कंपनियां चूंकि आते साथ ही बहुत बड़ा बखेड़ा पाल लेती हैं, तो इसलिए उस बखेड़े को समझाने के लिए, बताने के लिए, डिटेल्स के लिए एक मीटिंग होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग। इसको मैं कह सकता हूँ ये वेरी फर्स्ट मीटिंग है। इसके बाद सालाना हर जो मीटिंग हो रही होती है, एक बड़ी मीटिंग, पूरे साल में एक बड़ी मीटिंग, पूरे साल के अकाउंट्स, पूरे साल के सारे अफेयर्स और सारी चीजों को डिस्कस करने वाली मीटिंग, उसका नाम है एनुअल जनरल मीटिंग, मशहूर जमाना एजीएम। उसके अलावा अगर 2 एजीएम्स के बीच में किसी भी वक्त मेंबर ने कभी भी किसी भी मुद्दे पे अचानक से इकट्ठा होना है और एजीएम आने में टाइम है, तो जो मीटिंग कॉल की जाएगी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। तो ये 3 तरह की मीटिंग हैं जनरल मीटिंग की किस्में। वर्ड जनरल मीटिंग का हमेशा मतलब होगा मेंबर्स की मीटिंग। तो कुछ जगह अगर लिखा हो कि ये मामला या बोर्ड तय करेगा या जनरल मीटिंग तय करेगी, तो समझ जाएंगे या बोर्ड तय करेगा, डायरेक्टर्स, या मेंबर्स तय करेंगे। ये कैटेगरी समझ आ रही है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किताब ने दी कि जनरल मीटिंग को वही चेयर करता है जो डायरेक्टर्स का चेयरमैन होता है, और बाकी डायरेक्टर्स भी मीटिंग अटेंड करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंतजामी एतबार से अटेंड करते हैं। वो मेंबर नहीं होते अगर, तो फिर उनके पास वोट भी नहीं होता, लेकिन अगर वो मेंबर भी हुए तो फिर वोट भी होगा उनके पास।
तो सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर है, ये मैप है, ये समझ आता है। अब उसके बाद 3 तरह की मीटिंग्स हैं जिनका डिफरेंस हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। किताब ने तीनों को अलग अलग सेक्शन बता के किया है, मैं इस वक्त आपके सामने तकरीबन इन 2 मीटिंग के सारे पॉइंट्स और इस मीटिंग के काफी सारे पॉइंट अदर देन एक रिपोर्ट, वो यहां सामने ग्राफ पे मौजूद है। इनमें फर्क क्या है? मैंने कहा स्टैची मीटिंग वेरी फर्स्ट मीटिंग है, ये सालाना होने वाली मीटिंग है और ये जरूरत पड़ने पे होने वाली मीटिंग है। सबसे पहले नोटिस तीनों तरह की मीटिंग में 21 दिन का देना है। स्टैची मीटिंग बहुत जरूरी, बहुत कानूनी मीटिंग है, 21 दिन में कोई कंप्रोमाइज नहीं। एजीएम साल में एक दफा होनी है, बहुत अहम मीटिंग है, कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये कभी भी हो सकती है, तो 21 दिन में रिलैक्सेशन है कि वैसे तो 21 दिन का टाइम है नोटिस का, लेकिन अगर मेंबर्स एग्री करें तो हम 21 दिन से छोटा टाइम पीरियड भी यहां तय कर सकते हैं। फिर मीटिंग बुलाएगा कौन? बहुत जरूरी मीटिंग है, डायरेक्टर्स बुलाएंगे। साल में एक दफा अहम मीटिंग है, डायरेक्टर्स ही बुलाएंगे। कभी भी हो सकती है, डायरेक्टर भी बुला सकते हैं और मेंबर भी फरमाइश कर सकते हैं। अगर कंपनी के 10% पावर रखने वाले मेंबर कहें कि जी हमारा दिल करता है कि एजीएम से पहले एक जरूरी मीटिंग हो जाए हमारी, तो चूंकि बाकी अहम मीटिंग कानूनी मीटिंग है ना, ये दोनों कानूनी रिक्वायरमेंट है, कानून इनके टाइमलाइन भी बताए हैं और मैंडेटरी है। वो वाली तो मर्जी से हो रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। तो अगर मेंबर्स का 10% इकट्ठा होकर कहे कि हमारा दिल है कि इस मुद्दे पे मीटिंग हो, तो वो डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप मीटिंग बुलाएं। डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करने के बाद इंतजार करेंगे 21 दिन तक कि डायरेक्टर्स ने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया, यानी डायरेक्टर ने कोई नोटिस वगैरह भेजा या नहीं भेजा। अगर 21 दिन गुजरने पे भी डायरेक्टर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर ये लोग मीटिंग खुद करवाएंगे। जिन्होंने रिक्वेजिशन दी थी, दरखास्त दी थी, 10% मेंबर्स, इन दरखास्त देने वालों का दूसरा नाम है रिक्वेजिशनिस्ट। तो हम कहेंगे अब ये मीटिंग कौन करेगा? रिक्वेजिशनिस्ट। और ये मीटिंग जब करेंगे तो इसका खर्चा वगैरह डायरेक्टर्स के जिम्मे पड़ेगा, यानी कि ये खर्चा कंपनी से मांगेगी, कंपनी इनको खर्चा दे देगी, लेकिन कंपनी फिर उन डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स की सैलरीज में से उसको माइनस कर लेगी। तो कौन कॉल करता है? ये वाली बात समझ आई। एप्लीकेबल किसके ऊपर है? ये सारी कंपनियों पे एप्लीकेबल है। ईओजीएम कोई भी कंपनी कभी भी करवाना चाहे कर सकती है। एनुअल जनरल मीटिंग सारी कंपनियां कराएंगी सिवाय एसएमसी के। याद है हमने कहा था कि वो अकेला बंदा तो नहीं मीटिंग करवाएगा। स्टैट्यूटरी मीटिंग सब पे नहीं है, पब्लिक कंपनियों पे है, और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो जिंदगी पहले ही साल में पब्लिक में कन्वर्ट हो गई उसके ऊपर भी है। याद रहेगा, सारी पब्लिक कंपनियां और वो प्राइवेट कंपनियां जो साल में पब्लिक में कन्वर्ट हो गई। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन लोगों को कई दफा हो जाती है, इस सेक्शन को मिक्स नहीं करना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाले से। हर पब्लिक कंपनी ने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेना है, लेकिन जो कंपनी पहले ही दिन से प्राइवेट है उसने सर्टिफिकेट नहीं लेना। इधर रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है। हर पब्लिक कंपनी नहीं मीटिंग करानी है, और अगर प्राइवेट कंपनी पहले ही साल में कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक में तो उसने भी करानी है। जबकि वहां पे अगर वो प्राइवेट कंपनी दूसरे महीने कन्वर्ट हो गई पब्लिक में तो उसने वो काम नहीं करना होता। तो ये एक कंफ्यूजन है, मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट्स को ये होता है कि ये दोनों सेक्शंस की रिक्वायरमेंट मिक्स कर देते हैं। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग की एप्लीकेबिलिटी हर पब्लिक कंपनी पे और हर वो प्राइवेट कंपनी जो जिंदगी के पहले ही साल में पब्लिक में कन्वर्ट हो गई। वो सेक्शन था कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किसको चाहिए? हर पब्लिक कंपनी को चाहिए। गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल को चाहिए। अगर प्राइवेट थी, पहले ही दिन प्राइवेट थी, तो उसको कमेंसमेंट नहीं चाहिए, भले अगले दिन कन्वर्ट हो जाए। तो ये जहन में रखना है पॉइंट। तो ये वाली कंपनी ये वाली मीटिंग करेगी। अब टाइमलाइन क्या होगा? इसका टाइमलाइन कोई भी हो सकता है, जब दिल करे, लेकिन अगर कुछ रिक्वेजिशन ने दरखास्त दे दी तो 90 दिनों के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए। रिक्वेजिशन देखें, 90 दिन में मीटिंग होनी चाहिए, लेकिन पहले उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। कितने दिन? 21। 90 में 21 दिन शामिल है, आपने 21 दिन वेट करना है। अगर डायरेक्टर्स ने कोई एक्शन नहीं लिया तो अब जितना रिमेनिंग टाइम बच गया आप उसके अंदर ये वाली मीटिंग लाजमी करेंगे। इन एनी केस डेट ऑफ रिक्वेजिशन के 90 दिन के अंदर मीटिंग हो जानी चाहिए, और 90 दिन इंक्लूड्स शुरू के 21 दिन का वेट। इसका टाइमलाइन क्या है ये बताने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पहली एजीएम 16 मंथ्स में, सब्सिक्वेंट हर कैलेंडर ईयर में एक दफा होगी, और कब होगी? फाइनेंशियल ईयर के 120 दिनों के अंदर अंदर। ये वाली मीटिंग कब होती है? ये शुरू के टाइम पे हो जाती है।
ये बड़ा अहम मामला है, हम बताना चाह रहे हैं कि शुरू जब कंपनी बनी है तो क्या कुछ हुआ। तो दो टाइमलाइन है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने के 180 दिन, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के 9 मंथ अर्लियर ऑफ। अगर 180 दिन को लीगली हम 180 ना काउंट करते तो हम कह देते कि 6 महीने ऑफ कमेंसमेंट वर्सेस 9 महीने ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लेकिन 6 महीने नहीं बोलना है, इसको 180 दिन बोलना है, क्योंकि 6 महीने 183 दिन के आसपास बनते हैं। तो इसलिए अक्सर जब लॉ 30 दिन कहता है तो 30 दिन को महीना नहीं काउंट करना। तो हो सकता है 1 अगस्त के 30 दिन बाद 31 अगस्त हम सेम महीने पे हो। तो जहां डेज कहा है वहां डेज काउंट कर रहे हैं, और जहां मंथ का है वहां मंथ। अगर 9 मंथ हैं तो 17 जुलाई अगर थी तो मैं पूरे 9 महीने आगे गिनूंगा, भूल जाऊंगा कौन सा महीना 30 का, 31 का या 28 का। अगर महीने बोला है तो दिन इररिलेवेंट है, और अगर दिन बोला है तो महीने रिलेवेंट है। अब लगातार गिनती होगी, जिस तारीख से शुरू हुआ वहां से उतने 30 दिन पूरे करेंगे और आपको पता लग जाएगा। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 डेज वर्सेस इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ्स विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब है कि बहुत भी लेट हुई ये मीटिंग तो इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने में हो जाएगी। और एजीएम के लिए कहां तक एक्सटेंशन है गुंजाइश, पहली एजीएम के लिए 16। इसका मतलब है कि अगर वो आपने 16 महीने की पूरी डेडलाइन को एंड तक लिमिट अवेल की तो स्टैट्यूटरी मीटिंग और उस मीटिंग में भी 7-1 महीने का फर्क है। इसकी मैक्सिमम डेडलाइन 9 मंथ है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है। कैसे? 6 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट। 1 महीने आप रजिस्टर हुए, अगले महीने कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिल गया, उसके 180 दिन, अभी 7 महीने हुए होंगे आपको इनकॉर्पोरेट हुए, उसको 180 दिन पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अर्लियर ऑफ कमेंसमेंट के 180 दिन और इनकॉर्पोरेशन के 9 मंथ, जो डेट पहले आ जाए। इंटरेस्टिंगली 16 महीने में एजीएम करानी है ना, मैंने ये नहीं कहा 16वें महीने में एजीएम करानी है। 16 महीने में कंपनी सोचती है यार एक काम करते हैं 7वें 8वें महीने एजीएम करा लेते हैं। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो फिर ये मीटिंग अलग कराने की जरूरत नहीं है, एजीएम कराएं और एजीएम में इस मीटिंग के एजेंडे डाल दें। ये इतनी अहम मीटिंग है कि मीटिंग ना कराने पे कंपनी की वाइंडिंग अप की दरखास्त दी जा सकती है, अगर आपको याद हो। तो ये बेसिकली इसकी टाइमलाइन है। ये बात समझ आई? अब एक काम करते हैं, इधर जाने से पहले कुछ और पॉइंट्स यहां के देख लेते हैं। यहां हमने कहा अगर डायरेक्टर स्टेप्स नहीं लेंगे 21 दिन में तो रिक्विजिशनर्स की मीटिंग खुद कर लेंगे, उसका खर्चा पानी कंपनी से मांगेंगे और कंपनी उन डायरेक्टर्स की सैलरियों से ले लेगी। मुद्दा क्या है इस मीटिंग का, इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, कानून कहता है बिजनेस। इस मीटिंग का बिजनेस क्या है? एनी स्पेशल बिजनेस, कुछ भी खास तरह की बात हो सकती है इसमें। आपने कोई डिफाइन नहीं है कि इसका ये एजेंडा होगा ये वो एजेंडा होगा। जब दिल करेगा किसी का जरूरी बात होगी वो मीटिंग बुलवा सकते हैं। लेकिन जो एजीएम है ना, एजीएम के 4 एजेंडे डिफाइन है और 4 के अलावा कुछ रखना चाहें तो रखें। 4 ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ एजीएम में होनी होती हैं। वो 4 चीजें कौन सी हैं? अकाउंट्स का अप्रूवल, आपने सिलेबस में पढ़ा हुआ है 11वें चैप्टर में। फाइनल डिविडेंड का अप्रूवल 9 चैप्टर में पढ़ा हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हमारे सिलेबस में नहीं है, ऑडिट के अंदर हम पढ़ते हैं। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर चैप्टर 3 में जाके पढ़ेंगे। ये 4 काम ऐसे हैं जो होने ही एजीएम में होते हैं। तो किसी भी एजीएम के अगर कोई पूछे कि जी एक एजीएम के ऑर्डिनरी बिजनेसेस क्या हैं, नॉर्मल बिजनेस क्या है, हम कहते हैं 4। अकाउंट्स का अप्रूवल, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट, डिविडेंड, डायरेक्टर का इलेक्शन। डायरेक्टर का इलेक्शन हर 3 साल में एक दफा होता है, बाकी तीनों काम हर साल होते हैं। नहीं भी होने तो डिस्कस जरूर होता है कि वो नहीं हो रहा, याद रहेगा। कानूनी जबान में लॉ का जार्गन है ऑर्डिनरी बिजनेस, इसका मतलब एग्जैक्टली ये 4 है, एग्जैक्टली ये 4। इन 4 से कुछ भी हटके चीज होगा हम उसको स्पेशल बिजनेस बोलेंगे, ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं बोलेंगे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में नॉर्मली क्या होता है? स्पेशल बिजनेस। और यहां नॉर्मली क्या होता है? ऑर्डिनरी। लेकिन उसके अलावा कोई स्पेशल बिजनेस करना चाहे तो हो सकता है। एजीएम की 2 इजाफी बातें जो हमने अभी तक नहीं देखी हुई थी। लिस्टेड कंपनी अपनी एजीएम उसी इलाके में कराएगी जहां उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है,
और अगर वो एक छोटा गांव शाव है, कोई प्रॉपर शहर नहीं है, तो जो नियरेस्ट शहर होगा वहां कराएंगे ताकि लोगों के लिए आना जाना आसान हो। एक बात। दूसरी बात, लिस्टेड कंपनी में 10% ऑफ द मेंबर्स अगर ये डिमांड करें कि हमने दूसरे शहर नहीं अपने शहर में मीटिंग अटेंड करनी है, एक लाहौर की कंपनी, उसके 10% लोग जो है वो 11% लोग कराची में, उनके लिए कराची से लाहौर आना मुश्किल है मीटिंग के लिए। अगर वो 10% से ज्यादा हैं तो उनको लॉ ने इख्तियार दिया है, नोटिस में लिखना होता है, आपके पास ये पावर है, उन लोगों ने कंपनी को अप्लाई करना है और कंपनी से कहना है कि जी हमें हमारे इलाके में मीटिंग अटेंड करनी है। अगर वो 10% ज्यादा ताकत रखते हैं तो कंपनी पे वाजिब होगा उनको उनके इलाके में फैसिलिटेशन प्रोवाइड करें कि वो वहां बैठ के टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर लें। सेक्रेटरी वहां एक जगह लेगा, उन लोगों को वहां पे बिठाएगा और वहां से वो मीटिंग को बराह रास्त देख रहे होंगे। जिस वक्त वो कराची लाहौर में मीटिंग हो रही होगी तो कराची के लोग वहां से इसको बराह रास्त देख रहे होंगे। वो बोल भी सकते हैं, वो मीटिंग के अटेंडीज में भी काउंट होंगे, वो फिजिकली भी काउंट होंगे, वो हैंड भी रेस कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे फिजिकल अटेंडीज है वैसे वो काउंट होंगे जो वीडियो लिंक के थ्रू आए हुए। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी में उन्होंने फैसिलिटी दी है। डन। तो हम लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को देख लिया और एनुअल जनरल मीटिंग को देख लिया। इस चैप्टर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा टाइप ऑफ मीटिंग्स को बताता है, एक फॉर्मेलिटीज ऑफ मीटिंग को बताता है। अब टाइप ऑफ मीटिंग में सबसे बड़ी मीटिंग की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग। ऐसा क्या मुसीबत पड़ गई, चलो ये तो सालाना इश्यूज हैं, कि हमें इतनी जल्दी मीटिंग करनी पड़ रही है, लोगों को जल्दी जल्दी बुला रहे हैं। तो अब ये समझना होगा कि ये मीटिंग क्या और इस मीटिंग में क्या हो रहा होता है। इस मीटिंग में आपने कंपनी के शुरू का प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस के आसपास का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करना होता है। भैया आपने आते साथ ही प्रोस्पेक्टस दिया होगा या नहीं दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अपने बड़े शेयर होल्डर से पैसे मांगे होंगे, उनको शेयर सब्सक्रिप्शन दी होगी और वो साइल ऑफ जमा करा दिया होगा, नहीं तो आपने जमा कराया होगा प्रोस्पेक्टस। तब होता क्या है, कंपनी आई, आते साथ ही उसने अनाउंस किया, आप लोग आम आवाम थे, आपने कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखा, ठगाठक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 1-2 महीने के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट। उसके बाद आप बैठे हुए हैं और कंपनी वाले कह रहे हैं कि 14 महीने बाद हमारी होगी एजीएम, उस वक्त बताएंगे कि क्या हुआ। अब एक इन्वेस्टर जिसने आते साथ ही कंपनी में एंटर हुआ है, उसके लिए 16 महीने वेट करना काफी मुश्किल है। तो लॉ ने इसलिए एक अर्ली टाइम की मीटिंग रखी उन शुरू वाले इन्वेस्टर्स को एतमाद में लेने के लिए कि कंपनी ने अभी तक किया क्या है, तुम लोगों का पैसा कहां गया, कंपनी ने कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया, कंपनी के कौन से ऑफिसर कंपनी को चला रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, अंडरराइटर आया था या नहीं आया था, आया था तो उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, अब नया शेयर कैपिटल कितना है, शेयर होल्डिंग रेशियो कितनी है। इस तरह की सारी बातें लोगों को बताई जाएंगी। अब बजाय इसके कि आप सारे पाकिस्तान के 5000 मेंबर्स को खत लिखें और उनसे कहें कि आपसे हम वो राज डिस्कस करने लगे हैं जो आज तक हमने आपको नहीं बताया, तो सब लोग मीटिंग में आ जाएंगे। जब मीटिंग में आएंगे तो उसके बाद जो चेयरमैन है वो तकरीर करेगा 3-4 घंटे और उनको बताएगा कि ये कुछ अभी तक होता रहा है। बड़ी आवाजार हो जाएगी ये मीटिंग। पहले तो सबको बुलाना, सबका आना, जो नहीं आएगा वो सोचेगा मैंने बड़ी अहम बात मिस कर दी। और जब इतने सारे लोग आएंगे और आप इतनी सारी बातें उनको जुबानी बताएंगे तो वो तो बहुत बोर हो जाएंगे। और एंड पे जब आप उन्हें कहेंगे हाँ भाई आप सारी चीजें अप्रूव करते हैं, तो वो कहेंगे समझ तो कुछ नहीं आई लेकिन चलें ठीक है फिर अप्रूव कर लेते हैं। तो लॉ ने इसका एक शॉर्टकट बताया, उसने कहा एक रिपोर्ट बनाओ, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वो सारी बातें लिख दो जो मीटिंग में होनी है, और 21 दिन पहले जब खत भेजा है ना उसके साथ ये रिपोर्ट भी भेज दो। उनसे कहो हम 21 दिन बाद एक मीटिंग में इकट्ठे होने वाले हैं, इस मीटिंग में हमारा एक ही एजेंडा होगा, टू डिस्कस एंड अप्रूव ये रिपोर्ट जो हम आपको साथ भेज रहे हैं। अब मेंबर को पता है कि मीटिंग में कोई नई बात तो होनी नहीं, जो होगा जो इसमें लिखा हुआ है वो 5000 लोग किताब पढ़ लेंगे, उनमें से 100 लोगों के सवाल होंगे, बाकी लोग से किताब पढ़ के उनको पता लग जाएगा जो उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। और उन्हें ये भी पता है कि मीटिंग में इकट्ठे होकर अचानक से किसी बिल्डिंग खरीदने का फैसला भी नहीं हो जाना, सिर्फ यही डिस्कस होगा ना जो इसमें है, और ये तो हमें समझ आ गई। तो उतने लोग नहीं आएंगे, 100-50 लोग आ जाएंगे, उनमें से कुछ के सवाल होंगे, डायरेक्टर्स उनको जवाब देंगे, वो मुतमईन हो जाएंगे, वो रिपोर्ट को प्रूफ करके निकल लेंगे। बात समझ आई? ऐसे में मेंबर्स की एक लिस्ट आपने हर वक्त वहां पे मीटिंग में ओपन रखनी है जिस वक्त लोग आए हुए हैं, ताकि मेंबर देख सकेंगे मेरे अलावा और कौन कौन लोग मेंबर्स हैं। उसके अलावा ये मीटिंग अगर वक्तन फवक्तन एडजर्न होने लगे तो आप कर सकते हैं। अगर एक मीटिंग जरूरत पड़ने पे मुलतवी हो रही है तो आप इसे मुलतवी कर दें। टाइम ज्यादा लग गया, डिस्कशन चल रही है, कोई बात नहीं, आप
एक हफ्ते बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएं, 1.5 हफ्ते बाद दोबारा इकट्ठे हो जाएं। ये मीटिंग और कोई भी मीटिंग वक्तन फवक्तन एडजर्न हो सकती है, और एडजर्न मीटिंग में होने वाले फैसले भी उतने ही वैलिड है जितने ओरिजिनल मीटिंग है। क्या ये बात समझ आई? अब सिर्फ अहम बात है इसके अंदर जो रिपोर्ट होगी उसके क्या कंटेंट है, जिनको आपने याद कर लेना है। आपके सिलेबस में गिनती की 3-4 चीजें हैं जिसके कंटेंट याद करने हैं। कौन सी 4 चीजों के कंटेंट्स याद करने हैं पूरे सिलेबस में? डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स, और नहीं वो तो क्राइटेरिया तो उस तरह के बहुत से हैं, कुछ खास रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, कुछ खास ऐसी चीजें, कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ बातें लिखनी होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 हो गए, एक भाई ने कहा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक ने कहा डायरेक्टर की रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट 3 हो गए। नहीं ऑर्डर रिपोर्ट के कंटेंट तो नहीं हमारे सिलेबस में। जो कोड को अप्लाई करते हैं वाइंडिंग अप के लिए, तो उन्होंने कहा कुछ कंडीशंस हैं, वो किसी रिपोर्ट का हिस्सा तो नहीं है ना। मैं कह रहा हूं कोई रिपोर्ट, कोई डॉक्यूमेंट जिसके कंटेंट्स हमारे सिलेबस में हो। मॉर्गेज चार्जेस भी कोई वो डॉक्यूमेंट नहीं ना, लिस्ट है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि रट्टे वाली लिस्टें कौन सी है किताब में, वो हो गया। 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे सिलेबस में जिसकी अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हमें किताब ने बताई है। जो लिक्विडेटर कोड को रिपोर्ट देता है, तो 2 तो वहीं इकट्ठी पड़ी हुई हैं, टोटल 4 है। डायरेक्टर की रिपोर्ट के कंटेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के कंटेंट, जो लिक्विडेटर कोड को उसकी बेस पे रिपोर्ट भेज रहा होता है, और ये वाला है। तो समटाइम क्या होता है, हम बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं कि जी कंपनी लॉ में तो कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट के बहुत सारे कंटेंट आते हैं, गिनती के 4 कंटेंट्स हैं बस। हाँ, टेबल ए के कंटेंट को मैं असल में स्कोप से बिल्कुल ही आउट काउंट करता हूँ ना, क्योंकि वो कंटेंट नहीं है, वो तो हेडिंग्स दी हुई हैं, चैप्टर्स के नाम है। हाँ, वो तो चैप्टर्स के नाम है। वो तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि आप जो है ना वो चैप्टर कंपनी लॉ का इंडेक्स देख लें, उसके जो चैप्टर के नाम है पेपर में वो लिख दीजिएगा, तो टेबल ए के तकरीबन 60% कंटेंट हो जाएंगे। मीटिंग कैसे होगी, डायरेक्टर्स कैसे आएंगे, अदर ऑफिसर्स कैसे आएंगे, शेयर कैपिटल का क्या होगा, वाइंडिंग अप किस तरह से होगी, अकाउंट्स कैसे बनेंगे, प्रोस्पेक्टस का क्या मामला होगा, डिविडेंड किस तरह से होगा। तो आप कंपनी लॉ के चैप्टर्स के नाम भी लिख दें तो भी तुक्का लग जाना है। खैर, तो आखिरी दिन वाली बात है। खैर, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये जब सारा सिलेबस कर लें और बिल्कुल कुछ ना बचो और बड़ा दिल हो फिर भी कुछ पढ़ने का, तो फिर टेबल ए के कंटेंट जरूर याद कर लें। अदरवाइज आप 3-4 दफा उसे दोहराएंगे और सिलेबस खत्म होने के बाद दोहराएंगे तो जहन में चीजें थोड़ी सी ज्यादा बैठ जाएंगी। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट, वक्त कम और मुकाबला सख्त। शेयर्स कितने अलॉट हुए थे, कैश पे कितने हुए थे, अदर देन कैश कितने हुए थे, कैश रिसीव कितना हुआ, अदर देन कैश जो थे उनकी डिटेल क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कितने पैसे आए थे, कितने पैसे गए थे, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, शेयर से कितने पैसे आए, डिबेंचर से कितने पैसे आए, कमीशन पे कितने पैसे देने पड़े, हाथ में कितने पैसे हैं, शुरू के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पे क्या खर्चा हुआ या कितना खर्चा होने वाला है, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी डिटेल, कोई कमीशन रिलेटेड पार्टी दी अपनों को दी है तो उसकी डिटेल, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो मेंबर्स के सामने रखना है कि अहम कॉन्ट्रैक्ट है, तुम लोग भी देख लो, बताओ इसको आगे चलाएं या मॉडिफाई कर दें, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नहीं हुआ था उसकी डिटेल, और कंपनी के बिजनेस अफेयर्स इनकॉर्पोरेशन से लेके अभी तक क्या चल रहे हैं और उसका आगे फ्यूचर में बिजनेस प्लान क्या है। तो एक लिस्ट ऑफ थिंग है जिसमें हमने रिपोर्ट के कंटेंट्स बताने हैं। ये रिपोर्ट सर्टिफाई हो चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर, और लिस्टेड कंपनी हो तो सीएफओ भी करे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ऐसी बात थी ना, चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम, और लिस्टेड हो तो साइनिंग ज्यादातर इन्हीं लोगों की है। रिपोर्ट के साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी होगी जो बताएगा अलॉटमेंट हुई थी, कैश आया था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने देखा था, सब सही है, और हम फौरन से रजिस्ट्रार को भी दे दें। जैसे ही हम जो है वो मेंबर्स को चीजें भेज रहे हैं उसी वक्त हमने रजिस्ट्रार को भी ये चीजें भेज देनी है कि ये मामला ऐसे हुआ था। तो क्या ये तीनों तरह की मीटिंग और उसके अंदर की बातें समझ आई? ये हम मीटिंग्स की किस्में और उनके मकसद समझ रहे हैं। अब आगे जो एरिया होगा उसमें हम समझेंगे कि होता क्या क्या है, प्रोसेस क्या है, फॉर्मेलिटीज क्या है। लेकिन आगे जाने से पहले खास तरह की मीटिंग्स है, मीटिंग्स बाय एसईसीपी। अगर एक स्ट्रेचिंग मीटिंग टाइम पे ना हो
एजीएम टाइम पे ना हो, या ईओजीएम में वो रिक्वेजिशंस बेचारे चाह रहे हो और मीटिंग ना हो रही हो, तो इन एनी केस एससीसीपी को शिकायत की जा सकती है। एससीसीपी आएगा और कहेगा कि ये मीटिंग अब मैं खुद कराऊंगा, तो अपने कहने पे भी कर सकता है, लोगों की शिकायत पे भी कर सकता है। एससीसीपी जब मीटिंग कराएगा तो उसके अपने रूल्स होंगे, जैसे मर्जी नोटिस दिलवाए, जिन मर्जी लोगों को बुलाए। अगर उस मीटिंग में एक बंदा भी आ गया और बाकी कोई भी नहीं आया, तो वो कहेगा बस फर्ज करो कोरम पूरा हो गया, बंदे पूरे हो गए, मीटिंग कराओ। तो एससीसीपी की मीटिंग में जो रूल एससीसीपी चाहेगा वो चलेगा। लेकिन इस पूरे सेक्शन में सबसे अहम बात यह है कि अगर ये मीटिंग आप नहीं उस तरह से करेंगे जैसे एससीसीपी कहता है, तो आपको पड़ेगा सबसे बड़ा वाला फाइन, लेवल 3, पहला और आखिरी सेक्शन पूरे सिलेबस में जिसमें लेवल 3 पेनल्टी है। हमारे पूरे सिलेबस में लेवल 3 पेनल्टी और कहीं नहीं है। मैंने आपको बताया था पेनल्टी लेवल 1 याद रखने की जरूरत नहीं है, आप 2 और 3 याद रख लें। 3 सिर्फ एक जगह है, 2 गिनती की 6-7 जगह है। अगर आप इनको याद कर लें तो पेपर में आप ये आ जाएं तो आप ये लिख दें, इसके अलावा कोई आए तो आप आंखें बंद करके लेवल 1 लिख सकते हैं। उसके अलावा 3 ऐसी जगह हैं जहां रुपए और जेल उसकी मिक्सिंग बताई हुई है। वो कहाँ बताई है? सीईओ को वो डिविडेंड ना देने पे वो हो जाता है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर बगैर अप्रूवल की हुई है तो वहां डिविडेंड हो गया। अवाम हरियाणा परेशान। एक भाई फौरन से किताब कैन पे मौजूद किसी लिस्ट पे पहुंचे और जो है ना वहां पे उन्होंने देखा कि वो पहुंच तो गए लेकिन उनको नजर समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा वाला डॉक्यूमेंट था जहाँ इस तरह की चीज लिखी हुई थी। तो आपकी सहूलत के लिए किताब के एंड पे ना एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिसमें पेनल्टीज की 2-3 तरह से समरियां बनाई हुई हैं, चैप्टर वाइज भी दी हुई हैं, पेनल्टी वाइज भी दी हुई है। लेकिन वो आज का मुद्दा थोड़ी है, आखिरी दिन आएगा तो इस तरह की बातें करेंगे ना, अभी तो आगे चले। ये भाई अभी तक तीसरे पे सोच रहे हैं, इनका शायद इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में। एक भाई ने हल्की सी पीछे थोड़ी सी आवाज में अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का जिक्र किया। हो सकता है अभी हमारे क्रैश में वहां तक बात ना पहुंची हो सकता है क्रैश खत्म होने के बाद हमें वो तीसरी जगह मिल जाए, तो थोड़ा सा इसको क्वेश्चन मार्क पे अधूरा छोड़ देते हैं। जहन इसलिए काम ना कर रहा हो कि अभी रिवीजन में उस जगह की बारी ना आई हो। एससीसीपी की मीटिंग, एससीसीपी के कवानीन, अगर आपको किसी भी मीटिंग के फैसलों को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाना है, तो ये बात हम पहले चैप्टर 5 में पढ़ चुके हुए हैं। 10% लोग 30 दिनों में अदालत जाएं तो याद है वो डिसीजन रिवर्स कर देते थे, वेरिएशन इन शेयर होल्डर राइट। कितने लोग होते थे? 10%, 30 डेज में अदालत में जाते थे। इसी तरह का सेक्शन 3 जगह किताब में, मीटिंग में भी है और डायरेक्टर के इलेक्शन में भी है। तो अगर किसी मीटिंग को इनवैलिड डिक्लेयर करना है तो 10% लोग 30 डेज के अंदर अंदर अदालत में जाके कह सकते हैं कि मीटिंग सारी की सारी गलत थी या मीटिंग का सिलेक्टेड पोर्शन गलत था, आप इस मीटिंग को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। डन। तो ये यहां पे हमारा पोर्शन पहला खत्म होता है मीटिंग्स की किस्में। उसके बाद हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होता है उसमें छोटी छोटी सी बहुत सारी तरह की इंफॉर्मेशन है। इसको मैं कहता हूं फॉर्मेलिटीज ऑफ मीटिंग्स। इसमें हम तकरीबन 12 ब्रॉडर एरियाज के बारे में समझते हैं। कंपनी अपने नोटिस कैसे देगी, अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से जमा कराएगी, कंपनी मेंबर्स को नोटिस कैसे देगी, ये स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी बिजनेस का क्या फर्क होता है, चेयरमैन कौन होगा मीटिंग को जो हेड कर रहा होगा, वोटिंग किस तरह से होगी, प्रॉक्सी कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव किसे कहेंगे, कोरम क्या चीज है, रेजोल्यूशन का नोटिस किस तरह से होगा, थ्रू सर्कुलेशन रेजोल्यूशन कैसे हो रही होगी, रेजोल्यूशन की फाइलिंग किस तरह से होगी और मिनट्स किस तरह से होंगे। ये बात समझ आ रही है? ये क्रैश वाली ही स्लाइड्स हैं। ठीक है भाई, एक दफा मैं देख लेता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक डाउट हुआ है, मैंने एक स्लाइड थोड़ी सी रिवाइज की थी, है तो क्रैश के अंदर ही, मुझे लग रहा है कि शायद फाइल आगे पीछे हुई है, शायद, या शायद मेरे से आप तक नहीं पहुंची। खैर को बहुत ज्यादा मटेरियल फर्क नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि मैंने एक स्लाइड को थोड़ा सा बदला था, एमी तस्वीर बदली थी, उससे मतलब मटेरियल फर्क नहीं है। हाँ जी, क्या ये बातें समझ आ रही हैं? तो बस फिर हम पढ़ क्यों रहे? अगर ये सारी बातें देख के समझ आ रही हैं तो मसला हल हो गया। ये वो ब्रॉडर एरियाज हैं जिसमें थोड़ी सी हमने बातें करनी है।
तो हो जाएगा खतरों से टक्कर। सुपरसोनिक रफ्तार चालू करने का वक्त हो गया। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे देंगी, लोग कंपनियों को अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे देंगे, रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट्स कैसे देंगे, रजिस्ट्रार हमें डॉक्यूमेंट कैसे देगा, एसईसीपी को डॉक्यूमेंट कैसे देंगे, वो हमें डॉक्यूमेंट कैसे देगा। एक ही तरीके से ये सारे काम होने हैं। या हम कंपनी के मेन ऑफिस रजिस्टर ऑफिस में आके फिजिकली दे देंगे और एक एक्नॉलेजमेंट साइनिंग ले लेंगे कि उन्होंने नोटिस मौसूल पाया। एसईसीपी ने नोटिस भेजना है तो तरीका क्या है, कंपनी में फिजिकली आए, रजिस्टर ऑफिस में फिजिकली पकड़ाएं, साइन ले वहां एक बंदे से और चले जाएं, एक तरीका। दूसरा तरीका पोस्ट या कोरियर सर्विस यूज कर लें। तीसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्व कर दें। चौथा उन्हें भी नहीं पता अभी, एनी अदर मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। ये क्या हो रहा है, जब कंपनी या कंपनी के ऑफिसर को नोटिस भेजना है तो 4 तरीके से, लेकिन अगर एसईसीपी या रजिस्ट्रार को भेजना हो नोटिस ना तो 4 बहुत मुनफरिद तरीके हैं। वही अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, पोस्ट और कुरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मीन, एनी अदर एज में बी स्पेसिफाइड। इतना सही सेक्शन है बेचारा। इवन इससे अगले सेक्शन में भी जब हमने कहा ना मेंबर्स को नोटिस भेजना है तो भी यही 4 तरीके हैं, अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट, पोस्ट और कुरियर सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक मीन, एनी अदर स्पेसिफाइड। तो जब भी कोई भी किसी को डॉक्यूमेंट भेजेगा या फिजिकल भेजेगा, फिजिकल हैंड ओवर करके साइन शाइन ले लेगा, या दूर से खतों किताबत से भेज देगा, या कोई ईमेल इलेक्ट्रॉनिक तरीका पोर्टल छोटो पे डाल देगा, या चौथा कल को कोई और चौथा तरीका भी बता दें तो उस तरीके से। अब अगर हम नोटिस की बात करें तो नोटिस के एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो तमाम मेंबर्स को भेज देते हैं उनके एड्रेस पे जो पाकिस्तान का उन्होंने दिया होता है। अगर मुल्क से बाहर का एड्रेस दिया तो हम इतना खर्चा नहीं करेंगे, हम पाकिस्तानी एड्रेसेस पे नोटिस भेजेंगे। नोटिस बताएगा कौन सी प्लेस पे कौन से दिन कौन से टाइम कौन सी मीटिंग हो रही है और उसका मुद्दा क्या है। नोटिस सर्व कैसे होगा ये हमने बात पढ़ ली। नोटिस के साथ स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस डाल के भेजी जाएगी जो उसमें ट्रांजैक्ट होना है। बिजनेस क्या होता है, एजेंडा आइटम। तो हमने कहा नोटिस के साथ बताएंगे कि हमने इसमें क्या क्या वो करना है और किसको भेजेंगे, हर मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर जिनकी मीटिंग हो रही है, हर डायरेक्टर को, ऑडिटर को, और कोई भी ऐसा शख्स जो किसी मेंबर की डेथ शेथ वगैरह या इंसॉल्वेंसी की केस में उसकी जगह हक रखता है नोटिस रिसीव करने का, उन सबको खत भेजेंगे। अब नोटिस से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज हैं। अगर एक नोटिस आपने खत से भेजा है और आपने अपनी तरफ से उसका एड्रेस सही डाला है, अपनी तरफ से उसके ऊपर खर्चा करके भेज दिया है, तो समझें आपकी तरफ से नोटिस डिलीवर हो गया। अगर मैंने आज खत रवाना किया और ये खत 3 दिन में नॉर्मली पहुंच जाता है तो खत रवाना करने के बाद मैं ये काउंट कर लूंगा, टिक लगा दूंगा कि 3 दिन बाद खत पहुंच गया होगा। अब रास्ते में गुम भी हो गया तो मेरी तरफ से कानूनी सर्विंग हो गई है। पोस्ट का ये रूल है, वरना पोस्ट में कहां ट्रैक करते फिरेंगे वहां पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि पोस्ट के केस में सर्विस नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी इफेक्टेड बाय प्रॉपर्ली एड्रेसिंग, प्री पेइंग और पोस्टिंग unless quantity is approved to have been affected at the time at which letter will be delivered in ordinary course of post। जितने अरसे में नॉर्मल तरीके से पहुंचता है मान लिया जाएगा कि आपका नोटिस भेजने के बाद उतने अरसे में पहुंच गया होगा। तो अगर मेरे पाकिस्तान भर में शेयर होल्डर बिखरे हुए और मुझे पता है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने में ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लगते हैं खत पहुंचने में, और मैंने मीटिंग से 21 दिन पहले खत पहुंचाना है, तो फिर मुझे मीटिंग से 24-25 दिन पहले भेजना है। अगर मैंने उतने दिन का मार्जिन रख के भेज दिया तो मैं सोच लूंगा कि लोगों को 21 दिन पहले मिल गया होगा। हर बंदे को कॉल करके एक्नॉलेजमेंट नहीं लेनी कि आपको खत मिला या नहीं मिला, तो कानूनी तौर पे हम सेफ हो जाते हैं। गलती से किसी के पास नोटिस ना पहुंचे, हम दे ना सकें या उस तक पहुंचा ना हो, मीटिंग खुद ब खुद इनवैलिड नहीं हो जाएगी। हाँ, अगर वो रोला डाल दे और मीटिंग के 30 दिनों में अदालत पहुंच जाए 10% ताकत लेके तो अदालत से रिवर्स करवा दे, लेकिन कंपनी लॉ ने कहा कि अगर कुछ लोगों को गलती से नोटिस नहीं मिला तो उसका हरगिज ही मतलब नहीं है कि मीटिंग गलत हो गई, मीटिंग वैलिड रहेगी। मेंबर मीटिंग में फिजिकली भी आ सकते हैं, पर्सनली भी आ सकते हैं, वीडियो लिंक से भी आ सकते हैं और अपना प्रॉक्सी नुमाइंदा भी भेज सकते हैं। कंपनी जब नोटिस देगी तो ज्वाइंट होल्डर्स के केस में जिसका नाम, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स उनके केस में जिसका नाम सबसे पहले लिखा होगा उसको नोटिस भेज देने से हम समझेंगे कि हमारा नोटिस सही सर्व हो गया और उन दोनों तीनों लोगों तक पहुंच गया होगा। ये बात समझ आ रही है? आखिरी बात, लिस्टेड कंपनी में 10% लोग वीडियो लिंक डिमांड कर सकते हैं, ये वाली बात आपने नोटिस में देनी है। तो हम लोगों ने सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लिया, नोटिस देख लिया। छोटी छोटी सी कुछ और बातें, स्पेशल बिजनेस किसे कहते हैं भला? उन 4 के अलावा। तो उन्होंने कहा कोई भी बिजनेस जो इन 4 के अलावा है वो, ये बात आपको पहले से पता थी। नई बात क्या है, जब भी कोई स्पेशल बिजनेस होगा तो नोटिस में एक स्टेटमेंट होगी जिसका नाम होगा स्टेटमेंट ऑफ
मटेरियल फैक्ट, उस स्पेशल बिजनेस की डिटेल लिखी हुई होगी। भाई अगर हम कहते हैं हम इकट्ठे होंगे अकाउंट्स अप्रूव करेंगे तो सबको इस जुमले का पता है, ऑर्डिनरी बिजनेस है ना, सबको तो हर साल होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन हम कहेंगे बिल्डिंग में इकट्ठे होंगे और बिल्डिंग खरीदने का, वो मीटिंग में इकट्ठे होंगे और बिल्डिंग खरीदने का फैसला करेंगे। ये जुमला तफसील तलब है, कौन सी बिल्डिंग, कहां, कितने पैसों से, कौन सा रिजर्व। तो अगर आपकी मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस होना है तो फिर नोटिस में एक स्टेटमेंट अटैच होगी, उस बिजनेस के फैक्ट्स बताएगी, अहम फैक्ट्स बताएगी। और अगर कहीं आप लोगों से चाह रहे हैं कि एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, तुम लोगों से अप्रूव करना, तो अब कॉन्ट्रैक्ट पूरे पाकिस्तान में नोटिस के साथ नहीं भेजेंगे, नोटिस में लिख देंगे कि कंपनी के फलाना जगह कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, जिसने आगे पढ़ना है इस टाइम पे इस दिन आके यूं पढ़ा जा सकता है। तो अगर कोई आइटम रिक्वायर करता है अप्रूवल और एनी डॉक्यूमेंट, तो कौन सी प्लेस पे वो डॉक्यूमेंट देखा जा सकता है वो आप इसमें बता देंगे। ये रूल क्लियर है। फिर प्रिसाइडिंग द मीटिंग, मीटिंग को हेड कौन करेगा, मीटिंग को हेड करेगा मिस्टर चेयरमैन। जो मीटिंग का हेड वो होगा जो चेयरमैन है, और चेयरमैन कहां से आएगा, हमने पीछे एक जुमला पढ़ा था, डायरेक्टर्स की मीटिंग का चेयरमैन ही मेंबर्स की मीटिंग का चेयरमैन होता है। कानून कहता है कि अगर ये भाई साहब मौजूद नहीं है, 15 मिनट गुजर गए हैं, मीटिंग स्टार्ट हुई है और सदारत करने वाले भाई साहब गायब है, तो जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स वहां पे हैं वो आपस में से किसी को सदर चूज कर लेंगे, चेयरमैन बना देंगे, भाई तुम मीटिंग को हेड करो। अगर डायरेक्टर्स भी मौजूद नहीं है या विलिंग नहीं है, वो नहीं बनना चाह रहे चेयरमैन, तो फिर जो मेंबर्स हैं वो आपस में इलेक्शन करके अपने लिए चेयरमैन चूज कर लेंगे। तो रूल नंबर 1, डायरेक्टर का चेयरमैन ही मेंबर्स का चेयरमैन है। नंबर 2, अगर 15 मिनट तक मौजूद नहीं है या मौजूद और विलिंग नहीं है तो डायरेक्टर्स, अगर वो मौजूद नहीं है या विलिंग नहीं है तो मेंबर्स। तो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने चेयरमैन का तरीका बताया, क्या करेगा, मीटिंग कैसे चलाएगा वो हमें नहीं बताया इन्होंने। तो ये चेयरमैन से रिलेटेड डिस्कशन थी। इससे आगे जाते हैं तो कहानी वोटिंग की आ जाती है। वोटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगेन इंफॉर्मेशन ज्यादा है और वक्त कम है, तो थोड़ा सा तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं। वोटिंग कैसे कहते हैं, हके राय दही, ठीक, जो हके राय है उसको दही में मिक्स कर देते हैं और उसकी दही कर देते हैं, वो जो है ना बेचारा अजीब से ही हो जाता है। तो हके राय दही, वोट डालने का हक। कंपनी में वोटिंग किस तरह से हो, अब कंपनी के अंदर हम चाहते हैं वोटिंग फास्ट हो, लेकिन हम चाहते हैं कि वोटिंग अच्छी तगड़ी भी हो। तो चेयरमैन भाई हमेशा सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो जितने भी सामने अटेंडीज हैं उनसे कहेंगे ये एजेंडा है, आप लोग हाथ खड़े करें जो लोग चाहते हैं कि ये एजेंडा अप्रूव हो, और जो नहीं चाहते वो अपने हाथ खड़े ना करें। तो लोग हैंड रेस करेंगे, चेयरमैन ऐसे करके लोगों को गिनेगा और कह देगा लो जी 40 लोग मीटिंग में आए थे, उनमें से 27 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, इसका मतलब है ये रेजोल्यूशन इतने फीसद मेजॉरिटी से पास हो गई। ये बोलना जरूरी है, वो लोग हाथ खड़े करें और उसके बाद कहे लो जी अब तो सबको पता लग गया क्या फैसला है, आगे चलते हैं। ऐसा नहीं होगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर करना होगा, मिनट्स में डालेगा और लोगों को बताएगा कि मैं ये जुमला लिख रहा हूं कि इतने लोगों ने हाथ खड़े किए थे, ताकि बाद में कोई झगड़ा क्लैश वगैरह ना आए। ये है शो ऑफ हैंड, ये फास्टेस्ट तरीका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्वालिटी क्वांटिटी बराबर हो जाती है। 40 लोगों में से 5 लोगों के पास 80% शेयर्स थे और 35 लोगों के पास बहुत कम शेयर्स थे। 27 लोगों में आपने गिना ही नहीं, ये भाई के पास 2 शेयर हैं, ये भी उतने बराबर हो गए, ये भाई के पास 2 लाख शेयर हैं, ये भी बराबर हो गए, ये भी एक वो भी एक। तो हमने ये देखा ही नहीं कि ज्यादा कौन, कम कौन, तगड़ा कौन, गैर तगड़ा कौन। तो शो ऑफ हैंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सारे इंसान बराबर हो जाते हैं। ऐसे में फास्ट तो है, जल्दी से हो गया। अगर तो शो ऑफ हैंड का रिजल्ट आने पे किसी को एतराज ना हो तो कहानी आगे चल पड़ेगी, और अगर शो ऑफ हैंड का आने पे लोगों को एतराज हो कि नहीं भाई ये क्या किया आपने, वोटिंग पावर नहीं गिनी, इंसान गिन लिए, तो जो पावर रखने वाले हैं वो रोला डाल देंगे। अभी पावर रखने वाले कितने लोग हैं, 10% वोटिंग पावर वाले। 10% वोटिंग पावर रखने वाले अगर चेयरमैन से कहेंगे नहीं वी आर नॉट ओके विद द डिसीजन ऑफ शो ऑफ हैंड, हमें तो डिफरेंट वोटिंग चाहिए जिसमें वोटिंग पावर काउंट हो, तो फिर क्या होगा, एक डिफरेंट तरीके से वोटिंग होगी। ये डिफरेंट तरीका क्या है, पोलिंग। फिर पोल होगा। पोल का मतलब ये है कि अब हर बंदा कागज पे लिखेगा कि उसका नाम क्या है, उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, उसके पास कितने वोटिंग पावर वाले शेयर्स हैं, लिखेगा मेरा फैसला किस तरफ है, कागज को फोल्ड करेगा और शीशे के शफाफ डब्बे में डाल देगा।
फिर अगर वो किसी का प्रॉक्सी बन के नुमाइंदा आया था तो बताएगा मैं कौन से बंदे का नुमाइंदा था और वो भाई साहब के कितने शेयर्स हैं और वो भाई साहब के क्या वोट है। ये सब कुछ उठा के बॉक्स में डालेंगे। फिर बाद में चेयरमैन और वो तमाम लोग जिन्होंने डोला डाला था उनका नुमाइंदा आएगा, डब्बे को खोलेंगे, तमाम वोटों की गिनती होगी। फिर जिस जिस बंदे ने कहा मेरा ये मेंबरशिप नंबर, उसे वेरीफाई भी करेंगे, उसके साइन भी मैच करेंगे। कई तरह के रोले होंगे और तकरीबन 2.5-3 घंटे के प्रोसेस के बाद रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। और शो ऑफ हैंड में कैसे हुआ था? फौरी। तो हर किसी को पसंद है शो ऑफ हैंड, लेकिन जिनके पास पावर ज्यादा हो और फैसला उनकी पसंद का ना हो रहा हो वो पोल डिमांड करते हैं। तो चेयरमैन को यहाँ लॉ ने इख्तियार दे दिया कि देखो अगर कभी भी पोल डिमांड हो ना तो जरूरी नहीं कि तुम अभी के अभी पोल कंडक्ट करो। एक मीटिंग में 12 एजेंडे आइटम है, एक इशू पे शो ऑफ हैंड हुआ, टिक हो गया, आगे चले लोगों ने पोल डिमांड कर दी, उसने कहा चलो इसको साइड पे रखते हैं, आगे चलते हैं। चलते चलते पता ये लगा कि आधे घंटे में मीटिंग के सारे इश्यूज हो गए, 2 जगह पोल डिमांड हुआ था, उसने कहा टाइम तो है, आओ अभी पोल कंडक्ट कर लेते हैं। अगर फर्स्ट करें 2.5-3 घंटे गुजर चुके हुए, 2 इश्यूज पे पोल डिमांड हुआ, उसने 2 साइड पे किए हुए हैं, बाकी जो फास्ट वाले हो गए। चेयरमैन ने कहा जी अभी तो बहुत टाइम हो गया, काम करते हैं 1 हफ्ते बाद दोबारा इकट्ठे हों और इकट्ठे होके ये पोल उस वक्त कर लेंगे। चेयरमैन पोल को अगले 14 दिन तक किसी भी वक्त कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ये चेयरमैन की टोटल मर्जी है, वो क्या करे क्या ना करे, लेकिन आज के आज पोल होना वाजिब नहीं है सिवाय 2 केसेस के। 2 जगह को छोड़ के आज फौरी हमेशा पोल होना जरूरी नहीं है। ये चेयरमैन की मर्जी है कि वो आज करता है या उसको फ्यूचर पे डाल देता है। 2 वो कौन से केसेस हैं जिसमें आज करना होगा? चेयरमैन का इलेक्शन, अगर फड्डा डला है कि चेयरमैन कौन होगा और पोल डिमांड हो गया तो चेयरमैन तय होगा तो मीटिंग शुरू होगी, ये पोल अभी कंडक्ट होगा। और अगर मुद्दा ये है कि मीटिंग एडजर्न करें या ना करें तो बड़ी मजाकिया सी बात हो जाएगी कि चेयरमैन का एक काम करते हैं, 1 हफ्ते बाद इकट्ठे होके ये डिसाइड करते हैं कि 1 हफ्ते बाद इकट्ठे होने की जरूरत है या नहीं। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और चेयरमैन का इलेक्शन, ये दोनों काम अभी होंगे। बाकी तमाम एजेंडा आइटम्स में चेयरमैन की मर्जी पोल में चाहे तो आज चाहे तो अगले 14 दिन में कभी भी। डन। जल्दी से इंग्लिश भी देख लेते हैं। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल में तो मसले कोई नहीं, वोटिंग पावर का हर बंदा बराबर है, लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल में अगर वोटिंग पावर देखनी हो तो जितना उसने पेड अप शेयर्स खरीदे हुए उतनी उसकी वोटिंग पावर है। वोटिंग की टाइप्स, शो ऑफ हैंड और पोल। शो ऑफ हैंड में क्या होता है? क्वांटिटी काउंट की जाती है। वोटिंग नॉर्मली शो ऑफ हैंड से होती है अनलेस कि कोई पोल डिमांड कर दे। हर बंदे का एक वोट होता है, चेयरमैन डिक्लेयर कर देता है कि रेजोल्यूशन पास हुई या नहीं हुई और क्या यूनानिमस 100% थी या एक खास मेजॉरिटी से, और फिर चेयरमैन का डिक्लेरेशन वैलिड होता है, वो मिनट्स में लिख दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या था? पोल। यहाँ वोटिंग पावर क्वालिटी काउंट होती है। मैंने एक जुमला लिखा था, यहाँ लोग गिने नहीं जाते, तोले जाते हैं। तो शो ऑफ हैंड में इंसान गिन रहे होते हैं और पोल में तोल रहे होते हैं कौन कितना वजनी इंसान है, तो उस एक बंदे के पास वोट्स कितने हैं। बिफोर या ऑन डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ शो ऑफ हैंड पोल डिमांड हो सकता है, चेयरमैन खुद भी कर सकता है या 10% वोटिंग पावर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वोटिंग पावर काउंट होगी, क्वांटिटी काउंट नहीं होगी। पर्सनल भी हो सकता है और प्रॉक्सी भी। पोल की डिमांड अगर आप कभी भी लगे कि आपने बहुत भोंगी मार दी हो, सारे आपको बड़ी गंदी नजरों से देख रहे हैं कि यार तुमने मीटिंग का टाइम ही बर्बाद कर दिया, तो आप अगर चाहें तो इसको वापस भी ले सकते हैं। कब होगा? इलेक्शन ऑफ चेयरमैन या एडजर्नमेंट के लिए फौरी। बाकी केसेस में सच टाइम एज चेयरमैन में डिसाइड, जो कि 14 दिनों के अंदर होना चाहिए। पोलिंग के बाद चेयरमैन, उसका नॉमिनी, ये सब लोग स्क्रूटनाइज करेंगे, चेयरमैन अनाउंस कर देगा। चेयरमैन इस सारे प्रोसेस को जैसे मर्जी रेगुलेट करना चाहता है, उसकी मर्जी। तो एक अहम प्रोसीजर जो हमें मीटिंग के चैप्टर में बताया वो वोटिंग का प्रोसीजर है। ये एक बाकी आसपास के सेक्शन में बड़ा सेक्शन था। क्लियर? देन प्रॉक्सी। नॉर्मली मैं इसको उर्दू में लिखता हूं इंसान का इंसान नुमाइंदा। ये इसलिए लिखता हूं कि ये नुमाइंदा एक और तरह का भी होता है जिसको रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वो इंसान का नुमाइंदा नहीं होता, वो किसी इदारे का नुमाइंदा होता है। तो अगर एक इंसान मीटिंग में नहीं आ सकता और अपनी जगह एक और इंसान को भेज दे तो वो बन जाएगा प्रॉक्सी। अब क्या मैं प्रॉक्सी हमेशा किसी मेंबर को भेजूं या किसी और को भी भेज सकता हूं? उन्होंने कहा भाई आर्टिकल्स बताओ। प्रॉक्सी नॉर्मली मेंबर होता है, लेकिन अगर आर्टिकल्स कह देंगे तो कोई भी मेंबर हो जाएगा। ये प्रॉक्सी के पास क्या पावर है? प्रॉक्सी आके मीटिंग में बोल सकता है, वोट कर सकता है, वोट से बाज रह सकता है, वोटिंग करने से रिलेटेड जितने भी इख्तियारात हैं
जहां वोटिंग पावर काउंट हो रही है वहां एक प्रॉक्सी दूसरे बंदे की नुमाइंदगी कर सकता है। नोटिस में आपको बताना होगा कि जो बंदा नहीं आना चाहता वो क्या करे, प्रॉक्सी को भेज दे। अब जो नहीं आना चाहता प्रॉक्सी को कैसे भेजे, कंपनी को कैसे पता लगेगा, आप एक फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी फिल करेंगे। फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी को फिल करने के दो तरीके हैं। टेबल ए ने इसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप वो अल्फाज लिख दें इंग्लिश या उर्दू में और कंपनी को भेज दें, तो वो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी कहलाता है। दूसरा तरीका ये है कि कंपनी नोटिस के साथ ब्लैंक प्रॉक्सी फॉर्म भेज देती है। नोटिस के एंड पे इस तरह से लगा हुआ होता है कि उसको टीयर करना आसान है, तो जिसने नहीं आना नोटिस के एंड पे ऐसे करके वो टीयर करे उस कागज को, उसको लिखे और वो लिख के जमा करा दे। कब जमा कराए, मीटिंग से कम 48 घंटे पहले। मीटिंग अगर जुमेरात को 1 बजे हो रही है तो मंगल को 1 बजे से पहले पहले आपने फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी जमा करा देना। कंपनी को 2-1 दिन का, तकरीबन 2-1 दिन का, 48 घंटे का टाइम देना है कि वो अपनी प्रोसेसिंग करे। अगर इन दिनों में बीच में छुट्टी आ गई तो फिर ट्यूसडे नहीं, फिर मंडे को 1 बजे से पहले देना होगा, क्योंकि हमने कंपनी को 2 प्रोसेसिंग डेज देने हैं। तो अगर मीटिंग में आने से 48 घंटे पहले आपने फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी भेज दिया तो कंपनी रिफ्यूज नहीं कर सकती अगर आपने उसको सही से फिल किया है। अब जब उस दिन वो बंदा आएगा तो ये फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी कंपनी के पास पहले होगा, दरवाजे पे मौजूद बंदा वो फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी CNIC, उस बंदे का CNIC मैच करके उसको मीटिंग के अंदर जाने की इजाजत दे देगा। अगर एक बंदे ने एक से ज्यादा प्रॉक्सी फॉर्म जमा करा दिए, पहले एक बंदे को भेजा, फिर उसने सोचा चलो एक और को भी भेज देते हैं, तो कंपनी को गुस्सा लगेगा कि अपनी जगह 2-3 बंदे खाना खाने भेज रहा था, सारे ही खत्म हो जाएंगे। ये नहीं कि बाद वाले खत्म हो जाएंगे। तो एक बंदा अगर मल्टीपल प्रॉक्सी अपॉइंट करेगा तो सारे के सारे प्रॉक्सी इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएंगे, वो नहीं आ सकेंगे। तो ये जगह जगह बीच बीच में से मैं रूल्स आपको डिफरेंट बताता जा रहा हूं। ये प्रॉक्सी वाली बात वहां होगी जहां हैविंग शेयर कैपिटल है। जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वहां तो मेंबर्स बराबर होते हैं, और प्रॉक्सी तो वोट डालने के लिए आ रहा है, और वोट में वोटिंग पावर का कॉन्सेप्ट है। तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल कंपनियां अपने पास कोई रूल बनाए तो बनाए, अदरवाइज प्रॉक्सी नॉर्मली वहां होता है जहां कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और उनमें वोटिंग पावर हो। बात समझ आई? एक ऐसा जुमला जिसके बगैर भी काम चल सकता है और वो जुमला खामखा परेशान करता है, किताब में एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रॉक्सी शो ऑफ हैंड में हाथ खड़ा नहीं कर सकता। प्रॉक्सी अलग से काउंट नहीं होता शो ऑफ हैंड में। प्रॉक्सी 2 तरह के हो सकते हैं, या मेंबर या नॉन मेंबर। अगर एक मेंबर किसी और मेंबर का नुमाइंदा बन के मीटिंग में आया और वो हाथ खड़ा करता है तो वो तो अपना हाथ है, काउंट होगा। तो ऐसे तो नहीं करेगा कि ठीक है ये मेरा हाथ है और ये प्रॉक्सी का हाथ। और अगर वो नॉन मेंबर है तो शो ऑफ हैंड में हमने कहा था मेंबर हाथ खड़े करेंगे, तो प्रॉक्सी बेचारा शो ऑफ हैंड में नहीं काउंट होता, वो वोटिंग पावर में काउंट होता है। याद रहेगा? रिप्रेजेंटेशन, हमने कहा इंसान का इंसान नुमाइंदा क्या है? प्रॉक्सी। इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, 3 तरह के सिनेरियो हैं। अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी अपनी मीटिंग में बुलाए, क्योंकि वो कंपनी हमारी मेंबर है, हम क्रेडिटर्स को बुलाएं कि जी आपके साथ एक मीटिंग करनी है, हम गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को या उस तरह के किसी इदारे को बुलाएं, या हम अपने किसी और इस तरह के मेंबर को बुलाएं। अब अगर मेरा मेंबर गवर्नमेंट है और मैं गवर्नमेंट को खत लिखूं कि आपने आना है, तो गवर्नमेंट तो किसी इंसान को नहीं कहते ना, फिजिकल इंसान तो नहीं है गवर्नमेंट, वो तो एक इदारा है। क्या करेंगे, वो नुमाइंदा भेजेंगे, वो नुमाइंदा उनकी जगह आएगा। अगर एक और कंपनी हमारी कंपनी की मेंबर है तो कंपनी के तो पाँव नहीं है, वो चल के तो नहीं आ सकती, हम उस कंपनी को नोटिस भेजेंगे, वो कंपनी अपना नुमाइंदा, अब ये नहीं बोलना वो अपना प्रॉक्सी भेजेंगे, वो अपना, चूंकि मैंने आपको कहा इंसान का इंसान नुमाइंदा प्रॉक्सी है, इदारे का इंसान नुमाइंदा। तो अगर एक कंपनी मेंबर है किसी और कंपनी की, तो वो अपने किसी भी ऑफिसर को या किसी भी बंदे को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भेज सकते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव के पास सारी वो पावर्स हैं जो एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास होती हैं कंपनी में। शो ऑफ हैंड में हाथ भी खड़ा कर सकता है, पोल में वोट भी डाल सकता है, उसको हम काउंट करेंगे। कंपनी के पास हमारे 30% शेयर उन्होंने भेजा एक साहब को, तो हम मानेंगे कि वो साहब एक इंसान 30% वोटिंग पावर रखने वाला मेंबर है, नुमाइंदगी नहीं करा, हम कहेंगे यही मेंबर है, वो मेंबर काउंट होगा। क्रेडिटर्स को बुलाएंगे तो क्रेडिटर भी किसी ऑथराइज ऑफिसर को भेज सकते हैं,
गवर्नमेंट को बुलाएंगे तो गवर्नमेंट भी किसी ऑथराइज ऑफिसर को भेज सकते हैं। तो तकरीबन मिलते जुलते हैं तीनों सेक्शन, जिसमें आपने कुछ इदारों को बुलाया और वो इदारे खुद नहीं आए तो उन्होंने अपना नुमाइंदा भेज दिया। जब आप गवर्नमेंट को कहते हैं अपना नुमाइंदा भेजें, गवर्नमेंट एक बंदे को नुमाइंदा बनाती है, वो नुमाइंदा इतना पावर रखता है जैसे कि एक मेंबर। लॉ ने यहां तक कह दिया कि वो नुमाइंदा अपना प्रॉक्सी भेजना चाहे भेज सकता है। तो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव का प्रॉक्सी अलाउड है, लेकिन गवर्नमेंट जिसको डायरेक्टली बोल रही है उसको हमने प्रॉक्सी नहीं कहना, वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो इदारे का इंसान नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव है, और फिर इस इंसान का जो इंसान नुमाइंदा आगे वो प्रॉक्सी। क्या रिप्रेजेंटेशन हमें समझ आ रही है? जी रिप्रेजेंटेटिव जी जी, रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल वो काउंट होगा, फुल फ्लेज मेंबर काउंट होगा, और वो सारी पावर्स होंगी जो एक मेंबर के पास है। सर ये जो इसका प्रॉक्सी है वो भी आम प्रॉक्सी होगा जी, उसका प्रॉक्सी के ऊपर प्रॉक्सी वाले सारे रूल्स अप्लाई करेंगे। उसका फिर वो तरीका भी सारा वही 48 घंटे, और वो सारी चीजें उसी तरह से होंगी। जी, क्या हमें रिप्रेजेंटेशन समझ आई? अब आते हैं एक मजेदार सेक्शन पे, कोरम। कोरम क्या होता है भला? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे तो मीटिंग होगी, वरना मीटिंग नहीं होगी। लॉ अलग अलग कंपनियों का अलग अलग कोरम डिफाइन करता है। लिस्टेड कंपनी का अलग है, अदर कंपनीज का अलग है, और जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है उनका अलग है। जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है ना, वो तो खुद बताएं कि उन्होंने उनका क्या कोरम होना है। वो अपने आर्टिकल्स में लिख देंगे हमारा इतना कोरम होगा, उस तरह से उनका कोरम बन जाएगा। लेकिन जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए लॉ कहता है 10 बंदे, 10 मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए। अब फिजिकल इंक्लूड वीडियो लिंक वाले, और इन 10 मेंबर्स के पास जो वोटिंग पावर है वो कम से कम 25% होनी चाहिए। अभी 25% वोटिंग पावर भले खुद की हो भले प्रॉक्सी। तो लिस्टेड कंपनी में 100 लोग आ जाएं और उनके पास वोटिंग पावर 20%, कोरम पूरा नहीं हुआ। 2 लोग आ जाएं 70% वोटिंग पावर के साथ, कोरम पूरा नहीं हुआ। तादाद में कम से कम 10 मेंबर्स, एंड शेयर होल्डिंग में कम से कम 25%। तादाद में सामने वाला और वीडियो लिंक वाला काउंट होगा। वोटिंग पावर में उसकी वोटिंग पावर और जिसको वो रिप्रेजेंट करने आया है उन सबकी वोटिंग पावर इकट्ठे काउंट होगी। याद रहेगा, ये लिस्टेड है। बाकी हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनियों में 10 के बजाय 2 है, और 25% वाली बात उसी तरह से है। और जो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है आर्टिकल्स में लिख देंगे। अब ये तो हो गया कोरम, इतने लोग होंगे तो मीटिंग होगी, वरना नहीं होगी। अब अगर कोरम मौजूद नहीं है तो क्या करें? 2 तरह की मीटिंग है। एक फरमाइशी प्रोग्राम वालों ने बुलाई थी, वो कौन थे फरमाइशी प्रोग्राम? वो रिक्विजिशनिस्ट, वो 10% जिन्होंने कहा था ना बड़ा अहम इशू है जल्दी से मीटिंग करो। अब मीटिंग बुलाई और लोगों को इतनी गैर जरूरी मीटिंग लगी कि कोरम भी पूरा नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि उन्होंने टाइम बर्बाद किया। तो अगर रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कोरम पूरा नहीं हुआ, वो मीटिंग डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई थी और कोरम पूरा नहीं हुआ, तो हम एक चांस और देंगे, 1 हफ्ते बाद के लिए एडजर्न कर देंगे। मीटिंग शुरू होते साथ ही कोरम पूरा होना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान है, लोग तसल्ली से आते हैं, आधा घंटा वेट करना है। चेयरमैन तो जरा सीनियर संजीदा आदमी था ना, तो हमने कहा वो प्रोफेशनल आदमी है, ज्यादा 15 मिनट लेट हो जाएगा। लेकिन जब हम सारे मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो आधा घंटा वेट करना है। अगर आधे घंटे तक कोरम पूरा नहीं हुआ तो उनकी बुलाई गई मीटिंग रिक्विजिशनिस्ट की डूब जाएगी। अल्फाज ही यही है, डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर आपने डायरेक्टर्स ने बुलाई थी मीटिंग, खुद ब खुद एडजर्न हो जाएगी, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक। जुमेरात वाले दिन दोपहर 1 बजे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे जो मीटिंग हो रही थी, वो 1 हफ्ते बाद जुमेरात वाले दिन दोपहर 1 बजे कंपनी के रजिस्टर ऑफिस पे फिर से होगी। अब अगर फिर से इकट्ठे हुए, फिर कोरम पूरा नहीं हुआ, फिर पाकिस्तान है, फिर से आधे घंटे इंतजार करेंगे। अब आधे घंटे बाद भूल जाएंगे कि लिस्टेड थी या कौन सी थी। 2 इंसान अगर आ गए ना जो देखे जा सकते हो, जितनी मर्जी वोटिंग पावर हो, उनकी मीटिंग करा देंगे। क्योंकि मुलाकात के लिए कम से कम कितने चाहिए? 2। तो उन 2 की मीटिंग हो जाएगी। आप कहेंगे सर अगर 2 भी ना आए तो इसका मतलब मीटिंग नहीं हो पा रही। जो मीटिंग नहीं होती वो कौन करवाता है? और वहां क्या पड़ा था? 1 बंदा भी कोरम हो सकता है। अगर लोग जज्बाती होकर कहें 1 बंदा भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कंपनी अपने मामलात में सीरियस ही नहीं। ऐसी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन होती है और वाइंडिंग अप हो जाती है।
तो याद रहेगा ये सारा कुछ, ठीक। नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, ये जो हम नोटिस भेजते हैं, इस नोटिस में आपने रेजोल्यूशन भी लिखनी होती है। हम लोग फलाना करारदाद पास करने इकट्ठे होंगे और लिखा होगा रिजॉल्व दैट कंपनी का नाम बदलना है। अब ये नोटिस में ये जुमला कौन डालता है? अगर रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग करवाई है तो ये जुमला वो डालेंगे, अगर डायरेक्टर्स ने मीटिंग बुलाई है जुमला वो ऐड करेंगे। अगर कोई अपनी पसंद से एक नोटिस में रेजोल्यूशन डलवाना चाहता है तो उसके पास 5% वोटिंग पावर होनी चाहिए। ये लॉ ने ना अचानक से इस सेक्शन में आके माहौल खराब कर दिया। थ्रू आउट ये पावर 10% वालों के पास होती थी, लेकिन अगर एक बंदे के पास 5% वोटिंग पावर भी है ना, मैं शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 6% पावर है, मेरे पास नोटिस आया और नोटिस में लिखे हुए हैं 5 एजेंडास। मैंने सोचा यार ये सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी शकील साहब अजीब आदमी है, लास्ट मीटिंग में मैंने बोला तो था कि अगली मीटिंग में फलाना इशू के ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, लिखा ही नहीं उन्होंने। अब मेरा दिल है कि इस इशू पे भी बात हो। अब मेरे पास 6% वोटिंग पावर है। एक तरीका ये है कि मैं कुछ और 1-2 दोस्तों को साथ मिलाऊं, पावर 10% करूं और रोला डाल दूं कि मुझे तो यूजीएम करवानी है। एक तरीका फटा। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपना एजेंडा इस नोटिस में ऐड करवा दूं। 5% वोटिंग पावर रखने वाला बंदा अपनी पसंद का एजेंडा ऐड कर सकता है। कैसे ऐड करेगा? वो कंपनी को खत भेजेगा, नोटिस मिलने के बाद कंपनी को खत भेजेगा और कंपनी से कहेगा मेरे पास 5% वोटिंग पावर है, ये एक करारदाद है जो मैं चाहता हूं कि मीटिंग में डिस्कस हो। कंपनी फौरन से एक रिवाइज नोटिस सारे मेंबर्स को भेज देगी कि फलाना बंदे ने इसमें नई करारदाद ऐड करवाई है। पुराने जमाने में मुश्किल होता था खत भेजना, अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक इजाजत है तो ईमेल से काम चल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, उसमें नोटिफिकेशन डाल देते हैं एडमिन ओनली करके, तो जिंदगी बड़ी आसान हो गई है। 1984 का कंपनी लॉ काफी खराब था। जो 2017 वाला कंपनीज एक्ट है इसमें आईटी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व की है। यहां तक बात समझ आ रही? एडजर्न मीटिंग की रेजोल्यूशन किताब ने बोला, ये भी एक छोटी सी डिस्कशन है। एडजर्न मीटिंग में होने वाली रेजोल्यूशन का कानूनी हैसियत क्या है? एक मीटिंग 10 तारीख को हुई और एडजर्न होकर 17 पे चली गई। 17 को एक फैसला हुआ तो वो फैसला उतना ही वैलिड माना जाएगा जैसे ओरिजिनल, लेकिन उस फैसले की इफेक्टिव डेट कौन से दिन से होगी? जिस दिन वो पास हुआ है, 17 तारीख को। आसान अल्फाज में अकाउंटेंट्स को समझाने के लिए मैं कह सकता हूं कि मीटिंग के फैसले प्रोस्पेक्टिव होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते। दोबारा सुन लें, 10 मई को मीटिंग होनी थी और हुई 17 मई को। 17 मई को फैसला हो गया। ये फैसला कानूनी तौर पे ऐसे ही वैलिड है जैसे 10 मई की मीटिंग में हुआ। समझ रहे? कानूनी हैसियत इसकी वैसी ही है। कोई ये नहीं कहेगा ये तो लेट फैसला हुआ था, हम तो इसे मानते नहीं। भाई एक एजीएम होनी थी और एजीएम पे डिविडेंड अनाउंस होना था। 10 तारीख को एजीएम होनी थी, लेकिन एजीएम के मुद्दे की बारी नहीं आई, इतने इश्यूज थे, 5-6 घंटे लग गए मीटिंग के। मीटिंग हो गई एडजर्न, 17 तारीख को डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि जी 10 को एजीएम हुई थी, 10 को डिक्लेयर होता तो वैलिड होता, 17 वाला क्यों? तो एडजर्न मीटिंग में होने वाला फैसला वैसे ही वैलिड है जैसे वो ओरिजिनल मीटिंग का, लेकिन वो काउंट किस दिन से होगा? अब वो जो 10 वर्किंग डेज की गिनती है वो 10 तारीख से थोड़ी शुरू करेंगे, जिस दिन असल में डिसीजन पास हुआ है उस दिन से। तो इफ अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एनी ऑफ एडजर्न मीटिंग, the resolution shall be treated as having been passed on the date on which it was in fact passed and not on an earlier date. पास डेट नहीं काउंट करेंगे, उसी दिन से ऑनवर्ड हम काउंट करेंगे। और डिसीजन वैलिड वैसे ही होते हैं जैसे ओरिजिनल मीटिंग के। ये स्टैट्यूटरी मीटिंग का जो सेक्शन है उसके अंदर ये वाली बात लिखी है कि मीटिंग एडजर्न हो सकती है वक्तन फवक्तन, और एडजर्न मीटिंग में होने वाले फैसले वैसे ही वैलिड हैं जैसे ओरिजिनल मीटिंग। क्या ये बात समझ आ रही है? देन मीटिंग करने का एक स्पेशल तरीका, वो स्पेशल तरीका रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। आप क्या करते हैं? आप सर्कुलेट कर देते हैं, नोटिस सर्कुलेट कर देते हैं। मीटिंग करनी है, मीटिंग क्यों करनी होती है? खाना खाने के लिए। लोग इकट्ठे होंगे, जब इकट्ठे होंगे तो उनके सामने मुद्दा रखेंगे, उस मुद्दे पे कोई यस में नोट करेगा, कोई नो में वोट करेगा। मेंबर है फर्ज करो कंपनी के 12। अब अगर 12 मेंबर है और उन्होंने मीटिंग में इकट्ठे होकर यस या नो ही करना है तो फिर मीटिंग क्यों? एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसमें सबको ऐड करें,
उसमें मुद्दा डाल दें और वहीं पोलिंग करवा लें और सबसे कहें यस या नो में से किसी एक तरफ वोट करना वाजिब है। 12 के 12 बंदों का वोट करना जरूरी होगा। तो पता लगा 7 ने यस किया, 5 ने नो किया और आपने कह दिया डिसीजन अप्रूव हो गया। मीटिंग कराए बगैर मीटिंग का डिसीजन अप्रूव करवा लिया, आपने रेजोल्यूशन पास करवा ली बगैर मीटिंग कराए। इस फिनोमेना को कहते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। नोटिस सर्कुलेट किया, पुराने जमाने में खत, आपने 12 लोगों को खत भेज दिए, सबने अपने अपने यस नो में जवाब में खत आपको वापस कर दिया, सारे खत इकट्ठे किए, जोड़ा, समरी बनाई और कहा लो जी रेजोल्यूशन पास हो गई। अब सवाल ये कि इसको रिकॉर्ड कहां करें? जैसे ही आने वाली मीटिंग आएगी उसके मिनट्स में इसको ऐड कर दिया जाएगा। मिनट्स क्या होते हैं? वो जो मीटिंग की कार्रवाई वगैरह के रिकॉर्ड होते हैं वो इसमें किए जाते हैं। तो ये हम कह रहे हैं कि सिवाय ऑर्डिनरी बिजनेस की, ऑर्डिनरी बिजनेस में ये वाला मजाक नहीं करना। प्राइवेट कंपनी में ये काम हो सकता है, कम लोग होते हैं। पब्लिक कंपनी में अनलिस्टेड कंपनी हो और उसके मेंबर्स भी 50 से ऊपर ना हो, यानी जहां कम बंदे वहां ये वाला मजाक हो सकता है। तो वहां आप क्या करते हैं, बाय सर्कुलेशन आप एक नोटिस भेज देते हैं सारे मेंबर्स को। ये एज वैलिड एज इफेक्चुअल है जैसे कि जनरल मीटिंग में वो, और मेंबर का एग्रीमेंट एक दफा अगर आ गया तो वो उसको फिर रिवोक नहीं किया जाएगा और ये रेजोल्यूशन सब्सिक्वेंट मीटिंग नोट कर ली जाएगी और इस पे अमल दरामद हो जाएगा। इस स्लाइड की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पुरानी स्लाइड है, तस्वीर की वजह से मैंने इसको मुशर्रफ इस्लाम किया था। वो एक दफा चैट जीपीटी से किसी टाइम पे जल्दी से तस्वीर जनरेट कराई थी, उसने जो भी बना दी थी वो डाल दी थी, लेकिन पिछले दिनों जरा गौर से देखने पे एहसास हुआ कि तस्वीर थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। तो इसमें जो है ना, वो पिछली वाली तस्वीर में मैंने फिर चैट जीपीटी से कहा सारी बाहिजाब खवातीन होनी चाहिए। तो उसमें क्या था कि कुछ तस्वीर में कुछ मेल भी थे कुछ फीमेल भी, उसने सारी ही फीमेल बना दी। तो मैंने उसे कहा कि नहीं देखो, जो फीमेल है वो बाहिजाब होनी चाहिए और मेल्स भी होने चाहिए। तो उसने कुछ तस्वीरें बनाई, तो एक बंदे की दाढ़ी मूंछ थी, उसको भी हिजाब पहना दिया। तो वो बहरहाल मैंने वो तस्वीर पर उठा के लगाई थी, लेकिन वो भी स्लाइड में नजर नहीं आई, जिसकी वजह से मुझे हुआ कि ये तो बस वो एक छोटी सी तस्वीर चेंज की थी, अपने तौर पे जरा थोड़ा सा उसको बेहतर कर रहा था फाइलिंग। लेकिन मुझे याद आया कि उसने जो किया था मेरे साथ, एक दाढ़ी मूंछ वाले बंदे को ना हिजाब पहना दी उसने कि जी ये शायद जो है ना इसको सारे लोगों को हिजाब में देखना है। फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी आप हमेशा 15 दिन में जमा करा देंगे। याद करें जब जब स्पेशल रेजोल्यूशन हमने देखी है 15 दिन में जमा हो रही होती थी। डायरेक्टर ऑथेंटिकेट कर देगा, सेक्रेटरी ऑथेंटिकेट कर देगा, जितने भी आर्टिकल्स इस स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद होंगे उसमें सब ये ऐड हुआ होगा और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी जो है वो तमाम मेंबर्स को फॉरवर्ड कर दी जाएगी जब वो फी दे देंगे जो कंपनी ने कहा है। इसका मतलब है सेक्शन ने कुछ नहीं बताया, हर स्पेशल रेजोल्यूशन जमा कराएं और कोई मेंबर अगर कहे कि कौन कौन सी स्पेशल रेजोल्यूशन जमा हुई हुई है तो उसे कहें पैसे दो, वो पैसे देगा तो उसको वो रेजोल्यूशन दिखा देंगे। घबराए तो नहीं बैठे। आखिरी सेक्शन, आज का आखिरी सेक्शन इस क्लास का, मिनट्स। मिनट्स वो घड़ी वाले मिनट्स नहीं, मीटिंग के रिकॉर्ड। हर कंपनी अपने पास रखेगी रिकॉर्ड। कौन से? रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर पास अदरवाइज दैट जनरल मीटिंग, वो जो मीटिंग से हटके हुए हैं, कौन से भला? सर्कुलेशन वाले। एंड जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी फेयर एंड एक्यूरेट समरी। मिनट्स में आप लिखेंगे कौन कौन अटेंडीज थे और मिनट्स के बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखे होंगे। याद है वो इन्वेस्टमेंट वाला रजिस्टर? इन्वेस्टमेंट जब हमारे नाम पे नहीं होती थी, जब इन्वेस्टमेंट हमारे नाम पे नहीं होती थी, किसी और नाम के पे होती थी, तो एक रजिस्टर होता था, रजिस्टर ऑफिस पर रखना होता था। देखना फ्री था उसे, उसमें से कॉपी लेने के पैसे थे, अप्लाई करना होता था, अप्लाई करने के 7 दिन में कॉपी मिलती थी, फ्री देख सकते हैं, दिन में कम से कम 2 घंटे के लिए अवेलेबल करना होता था। सारी बातें यहां दोबारा से रिपीट करते हैं। मिनट्स वाले रजिस्टर में भी एग्जैक्टली वही सारे रूल्स हैं उसी तरीके से। तो आप वो वही वाली बातें जो वहां याद की हुई आप यहाँ पे फिट कर सकते हैं। ये जो रिकॉर्ड है ये रजिस्टर्ड ऑफिस में हम रखेंगे, फिजिकल भी रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भी रख सकते हैं। कितना संभाल के रखना? एक्सेप्शन हमारे नॉर्मल रूल से, फिजिकल रिकॉर्ड 20 साल तक संभाल के रखना, याद रहेगा, 10 नहीं है, 20 साल तक संभाल के रखना। और जो इलेक्ट्रॉनिक आपने वर्ड, MS वर्ड की कॉपी बनाई हुई है मिनट्स की, तो परमानेंटली जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक आपके पास ये रहना चाहिए। इस सेक्शन से मिलता जुलता एक सेक्शन है जब हम डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स की बात पढ़ते हैं।
वहां पे ये रिक्वायरमेंट 20 के बजाय 10 साल हो जाती है। और ये जो हम कह रहे हैं ना मेंबर मांगेंगे तो उनको मिनट्स मिलेंगे, वहां डायरेक्टर को बगैर मांगे उनके मीटिंग के मिनट्स मिल जाते हैं। ऑल अदर थिंग रिमेनिंग सेम। जब वहां जाएंगे तो मैं आपको याद कराऊंगा कि सेक्शन के साथ उसकी क्या सिमिलैरिटी है। डन। तो आज का टारगेट टफ था, लेकिन आप लोगों ने अपनी हिम्मत हौसले से उसको कुछ ना कुछ गुजार ही लिया। तो चैप्टर के 2 हिस्से हैं। चैप्टर ना सिर्फ जरूरी है बल्कि शदीद जरूरी है। तो सोचना नहीं है, ये बड़ा चैप्टर तो है 1-2 की तरह, लेकिन आपने इसको इग्नोर नहीं करना 1-2 की तरह, ठीक है। इसके साथ 1-2 वाला सलूक नहीं होना चाहिए, इसके साथ इसकी अपनी एक वर्थ है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम किताब के सबसे बड़े चैप्टर पे हमला करते हैं। उस चैप्टर को हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। कल जितना तोड़ फोड़ सकते हैं उतना कर देंगे, जो बच जाएगा उसको आखिरी दिन हम जो है ना, आपको याद है ना हमने संडे तक आते रहना है। तो संडे इज नॉट अ फंडे, संडे इस दफा जो है ना वो पढ़ाई वाला दिन है। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह।